बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीडीएम की बहादुरी का अंदाज़ा शायद आज पूरी कौम ने देख लिया होगा, क्योंकि ये वही पीडीएम थी जो पिछले काफ़ी दिनों से आप लोग सुन रहे थे और देख भी रहे थे, उनके बयानात भी आप लोग सुन रहे थे कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने उनको हुक्म दिया कि आप इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करें ताकि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात करा सके। उसके बाद पहले काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद फिर पार्लियामान में गए और कल पार्लियामान ने एक बिल के जरिए 21 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अजीब किस्म की डेवलपमेंट हुई। एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया, लेकिन उस फैसले से केवल अटॉर्नी जनरल के जरिए वफाकी हुकूमत ने जो रिपोर्ट 2 सफ़ों पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट वहां पे सबमिट करवाई, तो उसके अंदर एक जो सबसे बड़ी मुनाफिकत पाकिस्तानी कौम के सामने आ गई वो ये थी कि एक तो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को तस्लीम कर लिया जिसके हवाले से उन्होंने काबीना का इजलास किया था और उसके बाद फिर पार्लियामान से एक करारदाद भी मंजूर कर दी थी और इसमें यह कहा गया था कि ये 3-4 का फैसला है और ये 3-2 का फैसला नहीं है। आज उन्होंने अपने रिपोर्ट के अंदर इसको तस्लीम कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 मार्च को जो हुक्म दिया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से, और उस वक्त 5 रुकनी एक बेंच ने वो हुक्म दिया और उसमें 3 जजेस ने उसके हिमायत में फैसला दिया और 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट साथ लिखे। तो आज के रिपोर्ट में मरकजी हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट की उसी फैसले पर वफाकी हुकूमत ने अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने के लिए पार्लियामान के पास गई हुकूमत, क्योंकि आप जब कंसोलिडेटेड जो फंड्स है उससे आप पैसे जारी करेंगे तो उसके लिए पार्लियामान से मंजूरी लेना जरूरी है। इसी वजह से हुकूमत वहां पे गई, लेकिन पार्लियामान ने उनको पैसे देने से इनकार कर दिया। वैसे अगर आम कोई बिल पार्लियामान में मुस्तरद हो जाए तो फिर उसी सूरत में वो हुकूमत अपना जो उनकी मेजॉरिटी है वो खो देती है और उसके फौरन बाद फिर वो हुकूमत रिजाइन कर जाती है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हुकूमत ने वहां पे तो ये मौके पेश कर दिया कि पार्लियामान ने उनके जो फाइनेंशियल बिल वहां पे उन्होंने पेश किया था उसकी मंजूरी नहीं दी। तो उसके बाद होना यह चाहिए था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पूरी तौर पे वहां से रिजाइन करते, क्योंकि बिल और फिर मनी बिल के अदम मंजूरी की सूरत में इसका मकसद ये है कि हुकूमत ने वहां पे मेजॉरिटी खो दी है। लेकिन यहाँ पे चूंकि इनकी मर्जी से सारी चीजें हो रही थी और पार्लियामान भी इस वक्त पीडीएम का पार्लियामान है, वहां पे तो 342 जो अरकान पार्लियामेंट है वहां पे इस वक्त कितने मौजूद है? 342 में इस वक्त आप अगर देख ले तो मेरे ख्याल में 200 के करीब भी मौजूद नहीं होंगे। 174 या 173 तो हुकूमत ही है, बाकी जो कुछ लोटे वहां पे बैठे हुए हैं और उसके अलावा एक जमात इस्लामी का और 2-3 जीडीए के हैं, बाकी तो वहां पे कोई अपोजिशन मौजूद ही नहीं। तो इसी वजह से ये पीडीएम का जो पार्लियामान है वहां पे जब इन्होंने रिपोर्ट पेश की तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा तारीखी फैसला आज दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया कि वो 72 आवर्स के अंदर, मतलब 3 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करे। एक तो जब स्टेट बैंक की तरफ से वहां पे आज मौजूद जज साहिबान के सामने रिपोर्ट पेश की गई तो वहां भी हुकूमत बुरी तरह एक्सपोज हो गई, क्योंकि जो तफसीलात वहां पे पेश किए गई उस तफसीलात के मुताबिक हुकूमत के पास काफ़ी सारा पैसा इस वक्त मौजूद है और हुकूमत को किसी भी किस्म की फाइनेंशियल मसला नहीं है कि वो 21 अरब रुपए जारी करके उसकी वजह से उनके लिए कोई मसला बनेगा। तो वहां भी स्टेट बैंक ने हुकूमत को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। उसके बाद फिर अदालत ने यह हुक्म दिया कि 3 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को ये पैसे जारी करें और फिर इलेक्शन कमीशन और इन इदारों से कहा कि आप 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अपना रिपोर्ट पेश करेंगे कि आप लोगों ने ये पैसे 3 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में जमा करवा दिए हैं। तो आज एक बड़ा क्लियर हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया और उसमें शहबाज शरीफ पे जो नाअहली के बादल जिस तरह तरीके से मुंडला रही थी और ये इम्कान था कि उनके खिलाफ आज तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी, बज़ाहिर जज साहिबान ने बहुत ज्यादा
तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए उस पर कार्रवाई शुरू नहीं की। तो अभी 18 तारीख तक उनको टाइम मिला है और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को ये भी हुक्म दिया है कि वो इलेक्शन शेड्यूल पे अपना जो अमल दरामद है उसको जारी रखे, उसमें किसी किस्म की जो रुकावट है या उसमें किसी किस्म की ताखीर की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये बहुत बड़ा फैसला है और अभी उम्मीद है कि 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को ये 21 अरब रुपए जो है ये अभी मिल जाएंगे। उसके साथ साथ पार्लियामान के अंदर एक बार फिर हुकूमत अभी तक बाज नहीं आती। अभी एक बिल सामने लेकर आ रहे हैं और उस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस बिल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को ओवरटर्न करने के लिए पार्लियामान को इख्तियार दी जा रही है। तो मेरे ख्याल में जो हशर इनका अदालती इस्लाहात बिल का बना है, सेम यही हशर अगर अभी किसी बिल को अगर ये मंजूर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पे एक बार फिर हमला करेंगे तो उसी सूरत में पीडीएम की हुकूमत को एक और बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और इस किस्म की जो चीज़ें हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस किस्म की चीज़ों से पीडीएम को कोई भी फ़ायदा नहीं मिल सकता। इस किस्म की चीज़ों से पीडीएम की मजीद बदनामी होगी, कौम के अंदर न सिर्फ उनकी बदनामी होगी बल्कि कौम के अंदर उनके खिलाफ नफरत में इजाफा भी होगा। ये जितना भी करेंगे उससे इनके खिलाफ नफरत में इजाफा होगा, इसके अलावा कोई भी फ़ायदा इनको नहीं मिल सकता। लेकिन इनके ये जो कानूनी मुशीर हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पीडीएम को जिस तरीके से जलील कर दिया, जिस तरीके से बदनाम कर दिया, उसके बावजूद वज़ीर आज़म और दीगर लोग अपने इन कानूनी माहिरीन पे अभी भी एतमाद कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जब एक मर्तबा आपकी कानूनी टीम ने आपको जलील कर दिया तो उसके बाद फिर लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं कि उनकी किसी बात को न सुने, लेकिन उसके बावजूद यही सिलसिला पीडीएम की तरफ से जारी है और अपने उन्हीं कानूनी माहिरीन की बातों पे अमल दरामद कर रहे हैं और मज़ीद जलील होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ पीडीएम ने एक और बड़ा घिनौनी किस्म की जो एक काम किया है और वो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हवाले से ये एक जाली खबर उन्होंने पिलाई। और ये जो खबर है पीडीएम के जो माविन खुसूसी बराए उमूर दाखिला मतलब एक किस्म की डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं अता तारड़ ने भी उस पर ट्वीट किया और उसने भी इसी हवाले से बात की। तो जब आपके वज़रा अगर इस किस्म की जाली खबरों को फैलाते हैं तो फिर आप शिकवा किससे करेंगे? मतलब इस वक्त जो काबीना के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ झूठी खबरें पिला रहे हैं अपने बगल बच्चों और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। ये खबर पिलाई गई थी कि वहाँ पे जज साहिबान जो मामूल की वाक कर रहे थे उस वाक के दौरान उनके बीच कोई लड़ाई हुई थी और उस पे जब इन वज़रा की तरफ से ये ट्वीट सामने आ गए तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनके तर्जुमान की तरफ से उसके तरदीद की गई और उसकी शदीद मजम्मत भी की गई और ये कहा गया कि ये बिल्कुल जाली किस्म की खबर है और इस किस्म की जो खबर है वो अदलिया के जज साहिबान की तौहीन है। तो हमें उम्मीद है कि इसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये खबर ट्वीट की, इस खबर को फैलाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि अगर आप ट्विटर पे देख लें तो अभी भी उन लोगों के ट्वीट्स वहाँ पे मौजूद है। आप उनको बुला सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए किसने ये खबर शेयर की थी और आप लोगों ने बगैर तहकीक की उसे व्हाट्सएप ग्रुप से उसे मैसेज को उठाकर आप लोगों ने वायरल करने की कोशिश की। फिर आप अता तारड़ को बुला सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपके पास मुसद्दिका जो ज़राए हैं वो कौन है और आपने किस बुनियाद पे ये ट्वीट किए हैं। मेरे ख्याल में ये कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये जज साहिबान की तौहीन की गई है और अगर इन लोगों के खिलाफ जितने भी सहाफ़ी हैं जिन्होंने इसके अंदर एक रोल प्ले करके इसको वायरल करने की कोशिश की, उन तमाम के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए और साथ अता तारड़ के साथ साथ जितने भी बाकी वज़रा और पीडीएम के जो लीडर्स हैं जिन लोगों ने ये काम किया है और इसमें हिस्सा लिया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जनरल अमजद शुएब साहब ने मुफ्ती सईद के हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और उसने ये कहा है कि ये एक मजहबी
उसने अपने सर्विस का हवाला दिया कि जब वो सर्विस में थे तो वहाँ पे ये मुफ्ती आते थे, मुफ्ती सईद, और फिर वहाँ पे एक मजहबी फैमिली थी और उन्होंने उनके साथ रिश्ता किया, लेकिन उसके बाद फिर उस खातून ने उनसे तलाक लिया, और उसकी तलाक की बुनियादी वजह ये थी अमजद शुएब साहब के मुताबिक कि ये पूरी रात जो गंदे फिल्में हैं, जो बहुत ख़तरनाक किस्म के फिल्में होते हैं, ये रात भर वही फिल्में देखते थे, और उसपे उसके जो अहलिया थी वो चूँकि एक मजहबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, तो इसी वजह से इस मुफ्ती से उन्होंने तलाक लिए, और उसने कहा कि ये रात भर इसी तरह की जो गंदी फिल्में हैं वो देखते हैं। फिर आगे चलते हैं, एक और जो बड़ी ख़तरनाक किस्म की चीज़ हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस और बाकी मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ एक जो बराइनाम किस्म का रेफरेंस दायर हुआ है, वो दायर की है इमरान खान पे कातलाना हमले का जो मुल्ज़िम था, जो तोता था, उसका जो वकील है उसने ये काम किया है। तो अभी आप देख ले कि इमरान खान पे कातलाना हमला किसने किया था, वो तो इमरान खान बार बार कौम को बता चुके हैं। फिर इमरान खान के उस तोते को बचाने के लिए इस वकील को किसने अरेंज किया, ये भी शायद कौम जानते हैं कि ये वकील किसके लिए काम कर रहा है। तो अभी इस वकील ने उन लोगों के कहने पे इस किस्म का ये जो रेफरेंस दायर किया है, लेकिन इस रेफरेंस की कोई अहमियत नहीं है, ये कोई बराइनाम किस्म का वो चीज़ होगा और इसको बाहर फेंक दिया जाएगा। उसके साथ साथ आप आ जाए, एमल वली ने इमरान खान के खिलाफ एक ट्वीट की है, और मेरे ख्याल में बींग पुख्तून, बहैसियत पुख्तून जो हमारी तरबियत हमारे ख़ानदानों के अंदर हुई है, तो हमें उस तरबियत के नीचे इस बात की बिल्कुल हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि हम दूसरे लोगों के घरों की ख़वातीन पे कमेंट्स करें या उनके खिलाफ पब्लिकली कुछ ऐसी बातें करें जो हम अपने ख़वातीन के हवाले से, अपने घरों के ख़वातीन के हवाले से नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में असफंदियार वली खान को एमल वली की इन करतूतों का थोड़ा सा नोटिस लेना चाहिए, और ANP के बाकी वो लोग जो अपने आप को पुख्तून कहते हैं और कहते हैं कि हम पुख्तूनों की नुमाइंदगी करते हैं, तो वो एमल वली की उस ट्वीट को उठाकर एक नज़र के लिए पढ़ ले जो उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनके अहलिया के ख़िलाफ़ वो ट्वीट किया, और फिर एक मिनट के लिए अपने गिरबान में सोच ले कि अगर इस किस्म की कोई बात उनका सियासी मुखालिफ उनकी अहलिया और उनकी बेवी और बेटी के हवाले से करे तो क्या वो बर्दाश्त कर सकेंगे। ये बड़ा बुनियादी सवाल है, और उसके बाद फिर वो पुख्तून कौम को बताए कि क्या वाकई एमल वली पुख्तून कौम की नुमाइंदगी कर सकते हैं, या अपने आप को पुख्तूनों की लीडर कहलाने का हकदार है। उसके बाद फिर मेरे ख्याल में वो बेहतर फैसला कर सकते हैं, और ये फैसला उनको करना चाहिए। लेकिन जो हमारी पुख्तूनों की रिवायात हैं उसके अंदर मेरे ख्याल में एमल वली को पुख्तून बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, ना उनकी तरबियत शायद किसी पुख्तून फैमिली के अंदर हुई होगी, क्योंकि इस किस्म का जो ज़ुबान है वो हमारे बड़ों ने हमको नहीं सिखाया कि आप किसी भी खातून के हवाले से इस किस्म का कोई ज़ुबान आप इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ रिजीम चेंज ऑपरेशन जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात की जा रही है, आज आसिफ जरदारी के कुछ बगल बच्चों ने उस हवाले से ट्वीट्स भी किए, और ये कहा जा रहा है कि कश्मीर और गिलगित के अंदर आसिफ जरदारी को ये दोनों हुकूमतें देने का जो मुबैना लंदन प्लान है उसके मुताबिक या उसके तहत उनको ये हुकूमतें देने के वादे किए गए हैं। अभी देखना है कि जिन लोगों ने ये वादे किए हैं वो किस हद तक उसमें उनको कामयाबी मिलती है, लेकिन ये जो दूसरा रिजीम चेंज ऑपरेशन पार्ट 2 है, ये अभी कौम इस पे नज़र रखे और देखे कि इस वक्त जिन लोगों ने पिछले साल पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था, अभी ये कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर किस हद तक इनको कामयाबी मिलती है। एक और जो ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि ANP, JUI, मोहसिन दावड़, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान वगैरह जो है वो कबायली इलाकों के अंदर एक बार फिर ऑपरेशन लॉन्च करने का मंसूबा मुबैना तौर पे ये लोग बना चुके हैं, और वहाँ अगर ऑपरेशन लॉन्च होगी तो एक बार फिर जो हमारे कबायली बहन भाई है वो एक बार फिर अपने घरों से बेदखल हो सकते हैं, एक बार फिर ये लोग IDPs बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी पुख्तून कौम को इस पे सोचना चाहिए कि अगर किसी काबीना के अंदर फजलुर रहमान, किसी हुकूमत के अंदर जो फजलुर रहमान वहाँ पे मौजूद है, जो असफंदियार वली, एमल वली वहाँ पे मौजूद है, जो
محسن داوڑ اور علی وزیر وہاں پہ موجود ہیں. وہی لوگ ایک بار پھر مبینہ طور پہ یہ سازش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آپریشن لانچ کر کے پختون قوم کے جو لوگ ہیں، جو ان کے مائیں اور بہنیں ہیں، ان کو اپنے گھروں سے بے دخل کر دے. تو اگر یہ چیز ہوگی تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی. جو بات کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے تو اس کے لیے جنرل باجوہ کو اور اس وقت کی ڈی جی ISI کو پکڑ لیں، کیونکہ یہ کام کوئی سویلین حکومت نہیں کر سکتی. اگر اس وقت جنرل باجوہ نے یہ مذاکرات کیے تھے تو ان کو پکڑنا چاہیے. اور میرے خیال میں آج اگر یہ موجودہ آرمی چیف کہتے ہیں کہ وہ غلطی تھی تو ان کو اپنے باس سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ غلطی کیوں کی تھی. یہ عمران خان کا کام نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو یہ حکم کریں گے یا فیصلہ کریں گے کہ طالبان کے ساتھ ہم مذاکرات کرتے ہیں اور ان کو افغانستان سے آنے دیتے ہیں اور پھر ان کو آنے دیا جائے گا. یہ پوری قوم کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ یہ کوئی سویلین گورنمنٹ کا اختیار نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ طالبان فرض کرے افغانستان سے واپس آئے ہیں تو ایسے بیانات بہت سارے موجود ہیں کہ یہ لوگ پچھلے سال نومبر میں آئے تھے جب باجوہ صاحب کا جو ٹینیور تھا وہ پورا ہو رہا تھا، تو اس وقت یہ لوگ افغانستان سے واپس آئے تھے. اور اس وقت عمران خان حکومت میں نہیں تھے بلکہ اس وقت شہباز شریف کی حکومت تھی. اور میرے خیال میں ابھی اگر کارروائی ہونی چاہیے تو PDM اور یہ جو موجودہ قیادت ہے ان کے خلاف ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کے دور میں کس طرح یہ جو دہشت گرد ہے وہ افغانستان سے واپس آئے ہیں. میرے خیال میں اس پہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بننا چاہیے اور اس کمیشن کو یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے اس موجودہ PDM کی حکومت میں کس طرح یہ لوگ افغانستان سے واپس آ گئے. آخر میں ایک بات کریں گے اور وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ قدرت کا اصول بھی ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی بندے کے گھر کو تباہ کریں گے، اس کو برباد کریں گے اور وہاں پہ ان کے گھر کو گرائیں گے تو یہ قدرت کے اصول ہے کہ جلد یا بدیر لیکن آپ کا جو گھر ہے وہ بھی تباہ ہوگا اور آپ کا گھر بھی ختم ہوگا. چونکہ شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول، فضل الرحمان، ANP، MQM، نواز شریف، مریم نواز نے عمران خان کی جو حکومت تھی ان کا ایک گھر تھا، اس گھر کو گرایا تھا. تو یہ ابھی قدرت کا اصول ہے کہ ان لوگوں کا جو گھر ہے وہ ابھی گرے گا. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.